हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्जेक्ट क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 4 नवंबर और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। और एक बात और, आज से आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिल जाएंगी मेरे सेकंड चैनल करंट अफेयर बाय फेस पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसमें बताया गया है गुजरात टू वोट इन टू फेसेस, रिजल्ट्स टू बी एन ऑन दिसंबर 8। यानी कि गुजरात के जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन, वो 2 फेसेस में होंगे और उसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। ये बात कही है इलेक्शन कमीशन ने। गुजरात असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 2 फेसेस ऑन दिसंबर 1 एंड दिसंबर 5। जो गुजरात के असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं वो 2 फेसेस में होंगे। पहला इलेक्शन होगा दिसंबर 1 में और दूसरा होगा दिसंबर 5 में। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, राजीव कुमार ने। हायर ऑन थर्सडे वोट्स विल बी एन काउंटिंग ऑन दिसंबर 8। यानी कि वोट्स का जो काउंटिंग होंगी और रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 8 दिसंबर को डिक्लेयर होगा। ऑफ द 182 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट। यानी कि 182 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर इलेक्शन लड़ा जाएगा स्टेट के अंदर, जिसमें 89 सीट्स स्प्रेड अक्रॉस 19 डिस्ट्रिक्ट्स। 89 सीट्स आपको 19 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग मोरबी। मोरबी जहाँ पर अभी क्या हुई था, एक पुल कोलैप्स हो गया था। विल बी वोट इन ए फर्स्ट फेज वेयर ए रिसेंट ब्रिज कोलैप्स क्लेम्ड 140 लाइव्स। मोरबी में क्या है, इलेक्शंस होंगे जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है मोरबी, जिसके अंदर अभी ब्रिज कोलैप्स हो गया था, जिसके अंदर 140 लाइव्स की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। The second phase will be cover 93 constituencies in the 14 districts. The bridge collapse and its aftermath were among the factors considered in preparing the schedule. The ECES यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये सब बात कही है। अब हमने इशू तो देख लिया कि गुजरात के इलेक्शन 2 फेजेस में होंगे। जब इलेक्शन होंगे और रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी हम देख लेंगे। अब अभी इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन। क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी भी देखने को मिल जाएगी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र देखने को मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कंडक्ट कर सके और रेगुलेट कर सके इलेक्शन जो हमारी कंट्री में होंगे। आर्टिकल 3 to 4 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है और पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो सुपर इंटेंडेंस करे, डायरेक्शंस दे, कंट्रोल करे इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्स के, यानी कि राज्यसभा के, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के, और टू द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट के, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के, एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। वो सब कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। थस द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी। इलेक्शन कमीशन क्या है, एक ऑल इंडिया बॉडी है और वो कॉमन है दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। बॉडी एडमिनिस्ट्रेट करती है इलेक्शन, पूरा लोकसभा के इलेक्शन कराती है, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के क्या कराती है, इलेक्शन कराती है। इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स करता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 3 to 4। यानी कि इलेक्शन कमीशन को सारी की सारी जो अथॉरिटी मिलती हैं उनको ऑपरेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 3 to 4 में उसका जिक्र दिया गया है। एंड सब्सिक्वेंटली इनेक्ट करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को। कमीशन के पास पावर दी गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्ट कर सकता है अप्रोप्रिएट मैनर में जब इनेक्ट हो लो मेक इनसफिशिएंट प्रोविजन टू डील विद द गिवन सिचुएशन इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन इज अमंग्स द फ्यू इंस्टीट्यूशंस विच फंक्शन विद बोथ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन में से है जिनका फंक्शन ऑटोनॉमी मतलब खुद वो अपना फंक्शन करते हैं, और फ्रीडम से वो क्या करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, अलोंग विद द कंट्रीज हायर जुडिशियल। यूपीएससी एंड द कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। यानी कि इलेक्शन कमीशन एक इन इंस्टीट्यूशन में देखने को मिल जाएगा जो अपना काम ऑटोनॉमी मतलब खुद करते हैं और स्वतंत्र करते हैं, फ्रीडम से करते हैं। उसके अंदर यूपीएससी आता है और कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है, जो एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अगर ओवरव्यू देखें तो ये फॉर्म हुई थी 25 जनवरी 1950 में, और इसका जुरिडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर निर्वाचन सदन अशोका रोड न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसके एम्प्लॉयज अराउंड 300 देखने को मिल जाएंगे। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जीक्यूटिव राजीव कुमार आईएएस है।
चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएंगे। अब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इसके लेफ्ट में नेक्स्ट आर्टिकल दिया गया है। ये आर्टिकल कल बहुत न्यूज़ में था। आप सब जानते होंगे जो इमरान खान हैं, जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको असैसिनेट करने की क्या की गई, कोशिश की गई और उनके लेग में क्या लगी है, गोली लगी है। वांटेड टू किल खान फॉर ए मिसलीडिंग पीपल्स, ये बताया इन्होंने कि इमरान खान को मारने की बात चली थी और पीपल्स को मिसलैंड किया जाता है इससे। Says suspect is purported footage of an shooting at an anti-government protest। इन्होंने बताया कि जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर हैं उन्होंने इनके ऊपर क्या किया है, फायरिंग की है। Several others in the former PM's conveys to were injured, यानी कि पीएम क्या हो गए हैं, बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर Imran Khan was shot in a sign on Thursday when his anti-government protest convoy came up under attack in the east of the country in what his aides said he was in clear assassination attempt। यानी कि इन्हें क्या हुआ, थर्सडे में इन्हें असैसिनेशन करने की क्या की गई है, कोशिश करनी गई है। इन्होंने बताया है कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर ने ये सब किया है। मिस्टर खान 70 years old who was ousted एज प्राइम मिनिस्टर रहे थे अप्रैल में, was 6 days into an miles long protest, यानी कि प्रोसेस स्टैंडिंग एंड वेविंग टू 1,000 of cheering supporters from a roof of an। ये सब जो देखा गया है, ये देखा गया है वजीराबाद में, जब ये क्या कर रहे थे, अपनी रैली कर रहे थे इलेक्शंस के कंपेन्स को लेकर। अब हमने इशू भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सिटी की न्यूज़ में दिया गया है, सेकंड पेज पर। ये आर्टिकल सिर्फ हमें रीड करना है। अभी क्या करा है, जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली एक कंट्रीज में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी बन गई है, दिल्ली। तो स्कूल्स नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा गया है और स्कूल्स की क्लासेस को ऑफलाइन को बंद कर दिया गया है नवंबर 8 तक। नो सच ऑर्डर फॉर दिल्ली स्कूल्स येट। CAQM orders restrictions on playing of in diesel fueled medium and heavy goods vehicle within city limits। CAQM ने ऑर्डर्स दिए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि कोई भी डीजल फ्यूल्ड मीडियम व्हीकल्स और गुड्स व्हीकल्स, यानी कि जो हैवी वेट का होता है, वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं कराएगा। तो हमने इशू देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, पेरोल के बारे में। पेरोल की अगर बात करें तो पेरोल को हम प्रोविजनल रिलीज या सुपरवाइज रिलीज भी बोलते हैं। ये एक फॉर्म है अर्ली रिलीज ऑफ प्रिजन इनमेट, मतलब किसी भी जो प्रिजन होता है, जो प्रिजनर होता है जेल के अंदर, उसको अगर पहले ही उसकी सजा जो उसको मिल गई उससे पहले अगर उसको रिलीज कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पेरोल। Release of a prison's inmate where the prisoner agrees to abide by certain behavior conditions, including checking in with their designated parole officers or as they may be re-arrested and returned to prison। बेसिकली बात करें तो उसको पैरोल ऑफिसर्स के द्वारा उसको चेक कर लिया जाता है पहले रिलीज से पहले, और बाद में फिर वो वापस अरेस्ट कर लिया जाता है और वापस से प्रिजन में आ जाता है। पैरोल के बाद उसे कुछ दिन के लिए पैरोल दिया जाता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रांस वर्ड, ये जो पैरोल का ओरिजिन हुआ है वो पैरोल सबसे हुआ है जो फ्रांस वर्ड का था, यानी कि स्पीच स्पोकन वर्ड्स बट ऑल्सो इज प्रॉमिस। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉमिस। द टर्म बिकम्स एसोसिएटेड ड्यूरिंग द मिडल एजेस विद द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स हु गेव देयर वर्ड्स। मतलब ये टर्म आई है मिडल एजेस से, जो क्या होता था, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स को रिलीज किया जाता था उनके वर्ड को देखकर, उन पर विश्वास कर कर, क्रेडिटेबिलिटी पर देखकर। दिस डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम ए पार्डोन, एमएसटी, कम्यूटेशंस ऑफ सेंटेंस। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, किस चीज़ से, बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल जाएगा पार्डोन से। जो पार्डोन रिलीज करता है कौन, प्रेसिडेंट जो देता है पार्डोन्स, मतलब पूरी सेंटेंस को और लाइफ इम्प्रिजमेंट को, पूरी तरीके से सब सजा को माफ़ कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं पार्डोन से। कम्यूटेशन से मतलब सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट्स का थोड़ी सी सजा कम कर दी जाती है सेंटेंस की। तो ये बिल्कुल ही उससे क्या है, अलग है पैरोल। इन दैट पैरोल्स आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी इन सर्विंग देयर सेंटेंस एंड मे बी रिटर्न टू प्रिजन इफ दे वायलेट द कंडीशन ऑफ देयर पेरोल। सिंपल सी बात है, उसको वापस क्या कर दिया जाता है, प्रिजन में ला दिया जाता है, वापस उसको फिर जेल में ला दिया जाता है अगर वो कंडीशंस को, पेरोल की कंडीशंस को वॉयलेट करता है। अब हमने पेरोल के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इसे सिर्फ हमें रीड करना है, ये 11th पेज पर दिया गया है। इसमें बताया है थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हैव शट डाउन इन इंडिया ड्यूरिंग 2020-21। यानी कि बहुत सारे स्कूल्स जो इंडिया में हैं
वो शट डाउन हुए हैं 2020 में और 21 में, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये सब देखने को मिला था। 20,000 द नंबर ऑफ स्कूल शट डाउन अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग 2020 एंड 21। मतलब 20,000 स्कूल शट डाउन देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर। वो परमानेंट शट डाउन हो गए ड्यूरिंग द 2020 और 21 ड्यूरिंग द लॉकडाउन। while the number of teachers also declined by 1.9% compares to in previous years। मतलब इतने कम टीचर्स के देखने को मिले हैं कि नंबर ऑफ टीचर्स की भी डिक्लाइन देखने को मिले हैं 1.95% से, अगर वो कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से। अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक रिपोर्ट जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उससे हमें ये सब पता लगा है। मोरेवर ओनली 44.85% ऑफ स्कूल्स हैड कंप्यूटर फैसिलिटीज। इसमें बताया है सिर्फ 44.85% स्कूल्स के पास कंप्यूटर फैसिलिटीज है, मतलब टेक्नोलॉजी है। वाइल नियरली 34% के पास क्या है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या होता है कंप्यूटर में, जिससे क्या हो सकते हैं हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इशू था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 13 पेज पर दिया गया है। इसमें बताया है इंडिया हमेशा क्या करेगा, एक्शन लेगा COP27 में। जो COP27 अभी होगी इजिप्ट में, उसमें इंडिया क्या होगा, क्लाइमेट चेंज पर, डेवलपमेंट पर, टेक्नोलॉजी पे एक्शन लेगा और कुछ काम नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, अब की बार क्या लेगा, एक्शन लेगा। तो इंडिया विल इंस्टीट्यूट एन एक्शन एंड एन क्लियर पाथवे दैट डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब क्लियर पाथवे करेगा इंडिया, अब की बार ना डिस्कस होगा ना कुछ होगा, सिर्फ इंडिया क्या करेगा, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बात करेगा। मस्ट फॉलो टू डिलीवर लॉन्ग प्रॉमिस को डिलीवर करेगा फाइनेंस को लेकर। डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अडेप्टिंग टू ए क्लाइमेट चेंज को क्या करे, डेवलपिंग कंट्रीज एक थ्रेड्स की तरह ले। भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट्स ने क्या कहा है। तो हमने इशू तो देख लिया। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, COP एक तो 26 के बारे में पढ़ना है जो पहले हुई थी, एक COP 27 के बारे में पढ़ना है। पहले COP 26 की बात करें तो इसको हम 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी देख कहते हैं, फिर इसको हम कॉमनली COP 26 बोला जाता है। ये 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज रिफरेंस कॉन्फ्रेंस थी। ये हुई थी ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, UK में, फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 30 नवंबर 2021। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे, UK कैबिनेट मिनिस्टर आलोक शर्मा। डिलेड फॉर एन ईयर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ये मीटिंग एक साल लेट हो गई थी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। इट वाज 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग थी टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। थर्ड मीटिंग ऑफ पार्टीज टू 2015 पेरिस एग्रीमेंट डिजिग्नेटेड CMA1, CMA2 and CMA3 and the 16 meeting of parties to the Kyoto Protocol CMP16। यानी कि 2015 में भी पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर पार्टी हुई थी, जिसमें जो डेजिग्नेट हुई थी CMA1, CMA2 और CMA3, और 16th मीटिंग जो हुई थी पार्टीज की वो क्योटो प्रोटोकॉल CMP16 हुई थी। अब हमने COP 26 के बारे में देख लिया। अब हमें देखना है COP 27 जो अभी मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसको हम बोलेंगे 2022 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये कॉमनली इसको हम बोलेंगे COP 27, जो कि है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC। विल बी ए 27 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगी, जो हेल्ड होगी 6 to 18 नवंबर 2022। मतलब परसों ही होने वाली है, परसों से स्टार्ट होगी और 18 नवंबर तक ही चलेगी। इन शर्म एल शेख इजिप्ट में ये होगी। इट विल टेक प्लेस अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्टियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स समय शोकरी। ये किसके अंडर प्रेसिडेंसी इसकी होंगी, इजिप्टियंस जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं समय शोकरी के अंदर। विद मोर देन 90 हेड्स होंगे स्टेट्स के, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 119 कंट्रीज होंगी जो इसको अटेंड कर सकती हैं। इसका एस्पेक्ट लगाया गया है। कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन हेल्ड एनुअली, ये कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, सिंस द फर्स्ट UN क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 1992 से। इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंट टू एग्री टू पॉलिसीज टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइसेस एंड अडेप्ट टू इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट्स इसमें एक्शंस लेती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं कि किस तरीके से हम ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको लिमिट में ला सकें और इसका इम्पैक्ट पर अडेप्ट कर सकें, और क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड हम पॉलिसीज बना सकें। Selection of Egypt as in host country attracted controversy ahead of a summit due to a country's human rights records। जो सिलेक्शन हुआ है इजिप्ट का, ये प्रेसिडेंसी संभालेगी इस बार। इसमें क्या होगी, मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी। इसका बड़ा कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, कंट्रोवर्सी इस पर देखने को मिलेगी क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे इजिप्ट के अंदर, इस वजह से इसमें क्या देखने को मिली थी, कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो नेटिव नेम इसका क्या है,
2022 में होने वाली है COP27। इसकी डेट 6 to 18 नवंबर 2022। लोकेशन शर्म एल शेख इजिप्ट। ऑर्गेनाइज कौन करेगा इसको? इजिप्ट। पार्टिसिपेंट कौन होंगे इसके? UNFCCC मेंबर्स कंट्रीज। प्रीवियस इवेंट ग्लासगो में हुआ था 2021 में, और नेक्स्ट इवेंट इसका 2023 में कहाँ पर होगा? दुबई में होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 15th पेज पर दिया गया है वर्ल्ड के न्यूज़ में। इसमें एक रिपोर्ट है जिसने बताया है कि ज़्यादा हंगर देखने को मिली है साउथ सूडान के अंदर। बिलियंस रिस्क पर देखने को मिले हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स रिस्क पर देखने को मिले हैं हंगर की वजह से साउथ सूडान के अंदर। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स आई है। ऑलमोस्ट 8 मिलियन पीपल्स मतलब 80 लाख लोग साउथ सूडान में, और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन मतलब ये क्या है, 2/3 पॉपुलेशन है वहाँ की इन द कंट्री में, आर एट द रिस्क ऑफ हंगर। ये किस पर देखने को मिले हैं? रिस्क ऑफ हंगर पर। यूनाइटेड नेशन वार्मड इन ए रिपोर्ट ऑन थर्सडे वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशन। क्या है ये? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट कंट्री है। साउथ सूडान हैज़ स्पेंट मोर देन हाफ ऑफ लाइफ एज ए नेशन एट वॉर। मतलब साउथ सूडान में यहाँ पर ज़्यादातर सिविल वॉर देखने को मिल जाते हैं। विद नियरली 4 लाख पीपल्स डाइंग ड्यूरिंग देयर सिविल वॉर, यानी कि लगभग 4 लाख लोग यहाँ पर सिविल वॉर में अब तक क्या हो चुके हैं? डेथ हो चुके हैं। तो हमने इशू तो देख लिया, अब हमें इस आर्टिकल में क्या देखनी है? साउथ सूडान की लोकेशन। तो साउथ सूडान आपको एक अफ्रीकन कंट्री देखने को मिल जाएगी। ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। साउथ सूडान की बात करें तो ये इसकी आपको नेबरिंग कंट्रीज इथोपिया और उसके ऊपर सूडान देखने को मिल जाएंगे। पहले ये एक ही थे, सूडान ही, फिर इसको साउथ सूडान बना दिया गया क्योंकि ये साउथ में है। और इसकी नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सूडान। और साउथ में इसको युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिल जाएगा। तो हमें इसे क्या करनी है? इसकी नेबरिंग कंट्रीज ज़रूर याद रखनी है क्योंकि न्यूज़ में आता रहता है सूडान। अब हमने सूडान के बारे में देख लिया, साउथ सूडान के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल भी वर्ल्ड पेज पर ही दिया गया है। इसमें बताया गया है मल्टीपल फायर्स देखने को मिली हैं जिन्होंने पूरी तरीके से नाश कर दिया है माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में देखने को मिलेगी थी। तो मल्टीपल फायर्स देखने को मिली हैं किलिमंजारो पर। हैव रेवेज्ड वेजिटेशन, वहाँ की वेजिटेशन का उन्होंने नाश कर दिया है फायर्स ने, और वाइल्ड लाइफ का। तंजेनियन प्राइम मिनिस्टर कासिम मजालिवा ने कहा है थर्सडे में कि हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स एंड वॉलंटियर्स बाय टू डिफ्यूज द ब्लेज द ब्रोक आउट 2 weeks ago। फायर स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर, ये जो आग जली थी वो अक्टूबर 21 से अभी तक क्या है, जल रही है। नियर द करागा साइट एट अबाउट 4000 जो मीटर एटीट्यूड पर देखने को मिल जाएगी तंजानिया की क्या चोटी पर। अब हमें इस आर्टिकल में क्या देखनी है? तंजानिया की लोकेशन, और इसमें क्या है? माउंट किलिमंजारो की लोकेशन। तंजानिया आपको तंजानिया आपको साउथर्न तंजानिया आपको साउथ ईस्टर्न कंट्रीज देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको माउंट किलिमंजारो भी देखने को मिल जाएगी। अब हमने तंजानिया की लोकेशन और माउंट किलिमंजारो की लोकेशन देख ली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इसके नीचे ही दिया गया है। ये आर्टिकल हमने कल भी न्यूज़ में देखा था, क्योंकि अभी गाइस क्या हुआ, इसराइल में इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। इलेक्शन के रिजल्ट में जो फॉर्मल उनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बहुमत से जीत हासिल करी है। नेतन्याहू एलाइज सिक्योर विक्ट्री, मतलब वो जीते हैं इसराइल के इलेक्शन में। राइट विंग पार्टी ने 64 सीट्स को एक्वायर किया है विद 36 सीट फॉर नेतन्याहू लिक्विड पार्टी, 18 फॉर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी एंड 14 फॉर फार राइट्स रिलीजियस जियोनिज्म्स एलाइज देखने को मिले। और यारी लेपिड्स कंट्रिक्स ब्लॉक सिक्योर 51 सीट्स उन्हें सिर्फ मिली हैं जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने राइट विंग अलायंस से जो देखने को मिले थे एक सिक्योर एंड क्लियर्ड विक्ट्री उनकी देखने को मिली है मेजोरिटी से। जो 2 दिन पहले अभी इलेक्शन हुए थे उसका रिजल्ट आया है, इसराइल इलेक्टोरल कमीशन ने ये क्या करा है, बताया है। तो हमने इसके बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।